नमस्कार साथियों, ओम चिंतामणि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन। देखिएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडियन एजुकेटर ऐप पर ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस द्वारा ऑनलाइन ऐप उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आज ही आप सभी जो है अपने प्ले स्टोर पर जाकर इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड करें और आपको वहां से चिंतामणि की समस्त ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध होगी। अब देखिएगा, हम जब बातचीत करते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की, विशेष हम अभी चर्चा में आप लोगों से जो करूंगा वो करूंगा शिक्षक भर्ती की। तो शिक्षक भर्ती की जब आप लोग तैयारी करते हो तो शिक्षक भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वह होता है आपका साइकोलॉजी, और एक और पार्ट होता है क्या, शिक्षण विधियां। तो साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का जो पार्ट है वो एक ऐसा पार्ट होता है, देखिएगा, जो आपका अप्लाइड बेस पर आता है, और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसका निर्धारण करता है आपका सब्जेक्ट के साथ साथ साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां। अगर ये पार्ट आपका अच्छा हो जाता है तो आपका सुनिश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और ये एक ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को अन्य पार्ट पढ़ने के लिए भी आप में आंतरिक प्रेरणा जागृत करता है, क्योंकि इसमें आपके बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहे हैं क्या वास्तव में वो आपको जो पढ़ाएंगे उसमें से आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को देखने के लिए आपको एक्सपर्ट में देखना होता है कि जो एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य सब्जेक्ट के जो टीचर है वह आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो। अगर ऐसा होता है तो वहां पर आप लोगों के प्रश्न बनने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि इस पार्ट के अंदर आपके अप्लाइड जो बेस आता है उसमें गहनता से वही टीचर अध्ययन करवा पाएंगे जिनका या तो एमएड प्लस नेट प्लस जेआरएफ प्लस पीएचडी रहा हो। अगर उनका स्वयं का अनुभव रहा है तो वह निश्चित रूप से आपको अच्छा कुछ दे पाएंगे। और अन्यथा अगर जैसे मान लो हिस्ट्री के टीचर है, साइकोलॉजी पढ़ाना चालू कर दिया तो वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे लेकिन अप्लाइड बेस पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों का समाधान चिंतामणि के इंडियन एजुकेटर ऐप पर आपका सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासें आपको उपलब्ध होगी। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से इस वीडियो में सारगर्भित सारांश के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाला हूं। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा, जब आप लोग बात करते हो किसकी, शिक्षक भर्ती की, हम जब चर्चा करते हैं किस पर, शिक्षक भर्ती पर, तो आप देखिएगा शिक्षक भर्ती की जब बातचीत होती है तो इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आ जाती है। जैसे मान लीजिएगा, एक तो क्या हो जाती है, रीट। अब रीट के अंदर जो है 3 पार्ट है। रीट लेवल 1, एक पार्ट आ जाता है आपका कौन सा, साइंस, और एक पार्ट कौन सा आ जाता है, एसएस। रीट का जो पेपर होता है वह आपका होता है 150 क्वेश्चंस का और 150 ही अंक का। अब मैं जब बातचीत करता हूं किसके बारे में, साइकोलॉजी प्लस मेथड्स, ठीक है। तो साइकोलॉजी और मेथड्स में लेवल 1 में जो है 150 में से लगभग कितने क्वेश्चन बनते हैं, 80 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के और 50 क्वेश्चन किसके बनेंगे, शिक्षण विधियों के। लेवल 1 के अंदर पर्यावरण 10 शिक्षण विधियां, आपके गणित 10 शिक्षण विधियां, 15 नंबर हिंदी व्याकरण और 15 जो है हिंदी शिक्षण विधियां, और 15 आपके अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षण विधियां, टोटल मिलाकर 80 नंबर का पार्ट। साइंस में भी आपका जो है 30 नंबर की साइकोलॉजी और 80 नंबर की क्या आ जाएगी, शिक्षण विधियां। और एसएस में 30 नंबर का साइकोलॉजी और 40 नंबर की क्या बनेगी, शिक्षण विधियां, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट आपका कितना होता है, 50 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 80 हो गया। यहाँ पर ये टोटल पार्ट कितना हो गया, 80 मार्क्स, और यहाँ पर कितना हो गया, 70 मार्क्स। अब मैं बातचीत करता हूँ सेकंड पार्ट पर, जो कि सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाता है, ग्रेड सेकंड। सेकंड ग्रेड के अंदर 2 पार्ट होते हैं आपके, एक तो जीके और एक सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपके जो है जीके में 20 क्वेश्चन आपके आते हैं साइकोलॉजी के और 20 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों की। तो ये 80 नंबर का पार्ट जो मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाता है। फिर वापस जो है एक और पार्ट आपका क्या आ जाता है, ग्रेड फर्स्ट। तो ग्रेड फर्स्ट की जब बातचीत होती है तो ग्रेड फर्स्ट में अभी थोड़ा सा चेंजेस किया है, और साइकोलॉजी और पेडागोजी पहले जो है आपके सेकंड पेपर में आते थे। अब क्या होगा
कि फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी होगी और सेकंड पेपर में क्या होगी, पेडागोजी। और इस तरह से पेडागोजी का वेटेज अब क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो साइकोलॉजी के जो है 20 क्वेश्चन लगभग आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके जो है स्कूल मैनेजमेंट के बनेंगे, और सेकंड में लगभग 30 क्वेश्चन का पार्ट जो है आपका क्या आएगा, पेडागोजी का। तो अब आप देखेगा 30 और 20, 50 और 15, लगभग संभवतया 65 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मेरे से संबंधित आप लोगों के आने वाला है। ठीक है, आप देखिएगा ये आपके शिक्षक भर्ती में पूरा सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस पर एक बार मैं आपसे क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो सिलेबस है ये आपका 3 पार्ट में अपन इसको देखेंगे। मनोविज्ञान एक पार्ट आपका क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान, और एक पार्ट क्या होता है, बाल विकास। क्या होता है, बाल विकास। एक्चुअल में क्या है, वर्तमान में बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग न करके क्या प्रयोग किया, चाइल्ड साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जो है क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सा पार्ट आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो अब आप समझिएगा, मनोविज्ञान की अगर बातचीत की जाए तो मनोविज्ञान में से तो आपके टोटल प्रश्न कितने बनेंगे, 1 या 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जब बातचीत होती है हमारी किसके बारे में, एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी शब्द का मैं यहाँ प्रयोग न करके यहाँ प्रयोग किया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या प्रयोग किया जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पार्ट आपका सारा बनता है जिसमें से बाकी सारे प्रश्न आपके आते हैं। आप देखिएगा इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं आज जितने भी बच्चे हैं उन सबको आपको जो है इस बारे में चर्चा करूंगा कि पूरा सिलेबस क्या है और उसका सारांश में अर्थ क्या है। ठीक है, तो आप लोग सभी अपनी कॉपी को खोलकर बैठे और आज के सारांश रूप में साइकोलॉजी को आप एक बार अपन मोटा मोटा साइकोलॉजी के बारे में पूरी बातचीत कर लेंगे कि यहाँ से ये टॉपिक होंगे और इस टॉपिक का अर्थ क्या है। ठीक है, फिर आगे और अगले वीडियो में मैं आप लोगों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और फिर आगे एक और बातचीत करेंगे कि आपका विस्तार से ये सिलेबस किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे पास में क्या, मनोविज्ञान का संप्रत्यय। ठीक है, देखो जब तक आप लोगों को सिलेबस याद नहीं होता है तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बातचीत होती है किसके बारे में, मनोविज्ञान का संप्रत्यय। तो देखो सबसे पहले मेरा विचार कहाँ आता है कि सर संप्रत्यय का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मली अगर अपन बातचीत करें तो संप्रत्यय शब्द का जो अर्थ होता है, तो संप्रत्यय को एक तरह से अपन क्या बोलेंगे, विचार। बोलो संप्रत्यय का मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या बोल दोगे, विचार। ठीक है, जब अपन बातचीत करते हैं विचार की, तो देखो विचार तो कई प्रकार के आपके दिमाग में बन सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जब आपसे बात की जाए संप्रत्यय पर, जब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, किसी एक विषय, किसी एक वस्तु या घटना के गुण, दोष, अर्थ, महत्व, विशेषताओं का सबसे पहली चीज तो क्या, संप्रत्यय बनेंगे कहां पर, मस्तिष्क में। संप्रत्यय का संबंध होता है तो क्या बोलोगे, मस्तिष्क। अब आप लिखिएगा, एक लाइन लिखे, संप्रत्यय से अभिप्राय है, संप्रत्यय से अभिप्राय है किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय के गुण दोष अर्थ महत्व विशेषताओं का उल्लेख करना। गुण दोष अर्थ महत्व विशेषताओं का क्या करना, उल्लेख करना, क्या कहलाएगा, संप्रत्यय। तो इस चैप्टर पर जब आप बातचीत करोगे तो देखेगा गुण दोष अर्थ महत्व विशेषताएं, परिभाषा, उत्पत्ति किसकी, मनोविज्ञान की। तो यहाँ पर पहला जो चैप्टर होता है मनोविज्ञान का संप्रत्यय, उसमें से आप लोगों को क्या क्या देखना है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान ने सबसे पहले कौन सा स्वरूप प्राप्त किया, मनोविज्ञान का महत्व क्या है, मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं क्या क्या है, वह सारी चीजें अपन यहाँ देखने वाले हैं।
अगला एक और जो आपका पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होगा, वह क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान। बोलो क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता। इसके अंदर आप लोग ये देखने वाले हो कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है एक टीचर के लिए उपयोग क्या होता है। ठीक है, अब उपयोगिता में आपको दो तरह के प्रश्नों पर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, एक प्रभावी अध्यापक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। देखो एक चीज तो आप क्या देखोगे, एक प्रभावी अध्यापक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो देखो जब बात आ जाएगी आपके सामने क्या कि अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का क्या करता है? अध्ययन। तो आपके द्वारा एक बात याद रखी जाएगी, आप लिख लीजिएगा, एक प्रभावी अध्यापक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है ताकि स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं का विकास किया जा सके। क्या बोलोगे? ताकि स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं का विकास किया जा सके। ठीक है, अब अगली बात और आती है कि अध्यापक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो क्या बोलोगे? अध्यापक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करके विद्यार्थियों की योग्यताओं क्षमताओं का विकास किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे, क्या क्या आपके शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता हो सकती है। ठीक है, एक और पार्ट आपका जो आता है वह क्या होगा? शिक्षा के संप्रदाय। बोलो क्या होगा? शिक्षा के संप्रदाय। अब शिक्षा के संप्रदाय में आप यूं ध्यान रखना, संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या होता है? विचारक। क्या होता है? विचारक, या आप कह सकते हो शिक्षा के विभिन्न विचारक। कि सर विचारकों में क्या क्या आ जाएंगे? तो आप क्या याद रखना है, यहां पर देखिएगा कौन कौन अपन देखेंगे, आदर्शवाद, और क्या देखोगे? प्रयोजनवाद। क्या देखोगे? प्रयोजनवाद। और क्या देखना होगा? प्रकृतिवाद। क्या देखोगे? प्रकृतिवाद। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो क्या बोलोगे? व्यवहारवाद। क्या होगा? व्यवहारवाद। और क्या आ जाता है? तो क्या बोलोगे? संरचनावाद। क्या बोल दोगे? संरचनावाद। और आपके क्या आ सकता है? मनोविश्लेषणवाद। बोलो क्या आ सकता है? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, और भी अपन देखेंगे क्या? साहचर्यवाद। क्या देखोगे? साहचर्यवाद। और क्या देखेंगे? क्षेत्रवाद। और क्या आ जाता है? तो क्या बोलोगे? मानवतावाद। क्या बोल दोगे? मानवतावाद। इन सब चीजों को अपन अलग अलग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बात होती है किसके बारे में? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, साहचर्यवाद, मानवतावाद। ये सब क्या है? आपके शिक्षा के विभिन्न संप्रदाय। अब इसी शब्द को वो जो है इस तरह से भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? शिक्षा के विभिन्न विद्यालय। क्या बोल सकता है? शिक्षा के विभिन्न विद्यालय। कौन कौन से विद्यालय हो सकते हैं? आदर्शवादी विद्यालय हो सकता है, प्रयोजनवादी विद्यालय हो सकते हैं, प्रकृतिवादी विद्यालय हो सकता है। जैसे आप लोगों से उसने प्रश्न किया था ना कि संरचनावादी विद्यालय, क्या आया था? संरचनावादी विद्यालय, है ना। तो संरचनावादी विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप लोग टाइप करिएगा और लिख बताइएगा, संरचनावादी विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर दे फटाफट सभी जो भी है। संरचनावादी विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो क्या बताओगे? संरचनावादी विद्यालय की स्थापना, तो देखिएगा संरचनावादी विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हाँ बोले, संरचनावादी विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो क्या बोलोगे बताइएगा। तो देखिए अपने पास यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाता है? संरचनावादी विद्यालय की स्थापना जो है 1912 में। कब की गई? 1912 में। किसके द्वारा की जाती है? तो क्या बोलोगे? चेडविक व टीचनर द्वारा। क्या बोल दोगे?
चैडविक व टीचनर द्वारा। ठीक है, तो देखिए मैं अभी केवल आप लोगों से सिलेबस पर चर्चा कर रहा हूं कि सिलेबस का सार रूप क्या होगा। ठीक है, अब एक और ये तो बात होगी शिक्षा के संप्रदाय। एक शब्द मेरे पास और होता है क्या, वंश क्रम वातावरण, है ना। पूरे सिलेबस पर अपन आज चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस हो जाएगा, वंश क्रम वातावरण। ठीक है, तो देखिए वंश क्रम से क्या मतलब है, तो क्या बोलोगे, लिखिएगा। वंश क्रम से अभिप्राय है, वंश क्रम से अभिप्राय है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का अगली पीढ़ियों में जाना। क्या बोलोगे, वंश क्रम से अभिप्राय है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का अगली पीढ़ियों में जाना। एक बात यहां से मैं आपको अभी बता देता हूं साथ के साथ ही, आगे तो पूरा डिटेल से अपन पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करेंगे कि पूर्णतः वंशानुगत घटक है, या अगर प्रश्न करता है आनुवांशिकी का निर्धारक है, देखो दो शब्द हो गए मेरे पास, एक तो पूर्णतः वंशानुगत है मतलब जन्मजात होता है, ठीक है ना, और एक आनुवांशिकी का निर्धारक। तो पूर्णतः वंशानुगत या जन्मजात होता है, तो जन्मजात तो केवल एक और क्या, एक तो क्या होता है लिंग, क्या होता है जीन, और क्या होता है डीएनए, और क्या लिखोगे क्रोमोसोम। बोलो क्या लिखोगे, क्रोमोसोम। अगर कभी प्रश्न आ जाता है ना कि पूर्णतः जन्मजात होता है, तो क्या बोल दोगे लिंग, क्या बोल दोगे जीन, क्या बोल दोगे डीएनए, और क्या बोल दोगे क्रोमोसोम। लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है आनुवांशिकी का निर्धारक है, क्या बोलता है आनुवांशिकी का निर्धारक है, तो आनुवांशिकी के निर्धारक के लिए केवल एक ही नाम आएगा, और वो किसका आएगा, जीन का। क्या आ जाएगा, आनुवांशिकी का निर्धारक है, तो फिर आंसर आपका क्या आएगा, बिल्कुल, तो क्या बोलोगे जीन। ओके, अब मैं आगे और आपसे बातचीत करता हूं किस पर, क्या लिखा हुआ है मेरे सामने, वातावरण। क्या लिखा हुआ है, वातावरण। तो मैंने पूछा कि वातावरण क्या होता है, तो क्या बोलोगे, वातावरण क्या है, तो क्या बोलोगे वे सारे घटक जो कि संतान को प्रभावित करते हैं। क्या होता है, वे समस्त घटक जो संतान को प्रभावित करते हैं। कब से कब तक प्रभावित करते हैं, तो क्या बोल दोगे गर्भाधान काल से। क्या बोलोगे, गर्भाधान काल से, और कब तक प्रभावित करेंगे, तो क्या बोलोगे मृत्यु तक। वे समस्त घटक जो संतान को गर्भाधान काल से लेकर और मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वह सब क्या कहलाएंगे, वातावरण। एक बात देखो, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको यहाँ क्लियर करवा देता हूं, बाकी तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसे। ठीक है, अगर प्रश्न करता है उत्तेजना का संबंध होता है, क्या बोलता है उत्तेजना क्या है, तो अब यहां आपको देखना है उत्तेजना क्या है। क्या उत्तेजना संवेग है, क्या उत्तेजना भग्नाशा है, क्या उत्तेजना वातावरण से संबंधित है, या उत्तेजना तनाव से संबंधित है। इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी, लिखिएगा, लिखिए आप, जन्म के समय नवजात शिशु में कोई संवेग, जन्म के समय नवजात शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता है, संवेग नहीं पाया जाता है, वह वातावरण में परिवर्तन के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है, रोता है। वातावरण में परिवर्तन की इस क्रिया को, वातावरण में परिवर्तन की इस क्रिया को उत्तेजना कहते हैं, उत्तेजना कहते हैं। अभी केवल अपने को इतना सा याद रखना है कि उत्तेजना क्या है, वातावरण में परिवर्तन। लेकिन देखो अब बात याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी प्रश्न करता है अधिगम में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा उत्तेजना पर बल दिया गया है, अधिगम में संबंध स्थापना हेतु उत्तेजना पर किसने बल दिया है, आप लोग आंसर टाइप कीजिएगा।
उत्तेजना पर किस मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम में संबंध स्थापना हेतु बल दिया गया? आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, आंसर दें। उत्तेजना पर किसने बल दिया? उत्तेजना, उत्तेजना पर बल दिया तो क्या आंसर दोगे? तो देखिएगा, उत्तेजना पर बल देता है तो यहां पर अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलित अनुक्रिया के तहत इवान पी पावलोव, क्या बोलोगे? इवान पी पावलोव द्वारा संबंध स्थापना के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान माना था? तो क्या बोलोगे? उत्तेजना का। ओके, आगे और मैं आपको लेकर चलता हूं। आगे फिर अगला जो अपन बातचीत करने वाले हैं अगले वाले वीडियो में, वहां पर मैं आपसे सारगर्भित जो भी साइकोलॉजी की शब्दावली है उस पर बातचीत करूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक टॉपिक और होता है हमारे पास, क्या होता है? व्यवहार अध्ययन की विधियां। क्या आएगा? व्यवहार अध्ययन की विधियां, व्यवहार अध्ययन की विधियां, ठीक है। अब जब बातचीत होती है ना किसके बारे में, दो शब्द है मेरे पास, या देखो आप, व्यवहार अध्ययन की विधियां। अब इसमें अपने को क्या देखना है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझे क्या लिखा हुआ है? अध्ययन। देखो, एक शब्द तो अपने पास होता है स्टडी और एक शब्द होता है टीचिंग। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड स्टडी? तो देखिएगा, जब हम बातचीत करते हैं स्टडी की मतलब क्या? अध्ययन। तो अध्ययन शब्द का अर्थ आप समझिएगा, अध्ययन का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। और जब मैं आपसे बातचीत करता हूं किसके बारे में? अध्यापन। किसके बारे में बात करूंगा? अध्यापन। तो अध्यापन का मतलब होता है लिख रहे हैं आप लोग, जानकारी, जानकारी क्या करना? प्रदान करना। अगर मैं आपसे कहता हूं अध्ययन का मतलब क्या है तो क्या बोलोगे? जानकारी प्राप्त करना। और अगर मैं कहता हूं अध्यापन का मतलब क्या है तो क्या बोलोगे? जानकारी प्रदान करना। लेकिन हमारा जो पार्ट है ना वो क्या है? अध्ययन विधियां। तो आपको क्या याद रखना है? बालक बालिकाओं के व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने की जो विधियां है वह सब क्या हो जाएगी? तो क्या बोलोगे? अध्ययन विधियां। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको विस्तार से बता देता हूं कि अध्ययन विधियां जो है वह आपके किस प्रकार से होगी, तो आप यहां समझिएगा। यहां आप विस्तार से देखें अपन यहां क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अध्ययन विधियां जो है वह अपन तीन प्रकार से देखेंगे। एक विधि तो क्या होती है? निरीक्षण होती है। कौन सी विधि होती है? निरीक्षण विधि। कभी अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि निरीक्षण का अर्थ क्या है तो आपको क्या बोल देना है? अवलोकन। बोलो, क्या बोलोगे? अवलोकन। लेकिन एक बात और याद रखना, एक तो शब्द होता है निरीक्षण और एक शब्द होता है आपके पास में क्या? पर्यवेक्षण। बोलो, क्या होता है? पर्यवेक्षण। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें अंतर लिख लीजिएगा। एक शब्द लिखेगा, एक लाइन लिखेगा, निरीक्षण से अभिप्राय है, निरीक्षण से अभिप्राय है, अभिप्राय है किसी भी कार्य का, किसी भी कार्य का इस प्रकार से अवलोकन करना, इस प्रकार से अवलोकन करना कि उस कार्य में, उस कार्य में कमियां एवं अच्छाइयां, कमियां एवं अच्छाइयां देखी जाती है, देखी जाती है, परंतु, परंतु कारण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कारण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, एवं सुधार के कोई सुझाव, सुधार के कोई सुझाव नहीं दिए जाते हैं। तो क्या कहलाएगा? निरीक्षण। अब अपन बात करेंगे किस पर? पर्यवेक्षण। लिखिए ये शब्द, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण इसमें लिखेगा
किसी भी कार्य का इस प्रकार से अवलोकन करना, इस प्रकार से अवलोकन करना कि कमियां व अच्छाइयां देखते हुए, कमियां व अच्छाइयां देखते हुए सुधार के उपाय बताए जाते हैं। देखिए, आप किसी भी कार्य का इस प्रकार से अवलोकन करते हो कि उस कार्य में कमियां भी देखते हो और अच्छाइयां भी देखते हो और साथ के साथ में सुधार के उपाय भी करते हो, तो क्या कहलाएगा? पर्यवेक्षण। और केवल कमियां अच्छाइयां देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? निरीक्षण। निरीक्षण जो होता है इसमें आधिकारिक भावना पाई जाती है और पर्यवेक्षण में सहभागिता पाई जाती है। अब देखो आगे और मैं चर्चा करता हूं आपसे कि शब्द पर निरीक्षण दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो स्वयं व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना तो क्या हो जाएगा? अंतः दर्शन। बोलो क्या हो जाएगा? अंतः दर्शन। क्या लिखोगे? स्वयं व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना क्या कहलाएगा? अंतः दर्शन। और एक क्या होता है? बहिर्दर्शन। बोलो क्या होता है? बहिर्दर्शन। तो क्या बोलोगे? किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना तो क्या हो जाएगा? बहिर्दर्शन। अब देखिए, अंतर्दर्शन के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रणालियां होती है जहां से हमारा प्रश्न आता है। एक तो आपके यहाँ पर अंतर्दर्शन में एक तो आपकी प्रणाली कौन सी हो जाएगी? आत्मकथा। क्या हो जाएगी? आत्मकथा। एक क्या होगी? जीवन वृत्तांत। बोलो क्या होगी? जीवन वृत्तांत। एक और क्या हो जाएगी? साक्षात्कार। बोलो क्या हो जाएगी? साक्षात्कार। और एक और क्या हो जाएगी? खुली प्रश्नावली। बोलो क्या हो जाएगी? खुली प्रश्नावली। ठीक है, अब बातचीत होती है हमारे पास किसके बारे में? बहिर्दर्शन। तो इसमें जो है तीन प्रणालियों पर अपन चर्चा करते हैं। एक तो होता है अनौपचारिक अध्ययन। बोलो क्या होगा? अनौपचारिक अध्ययन। एक क्या होगा? औपचारिक अध्ययन। बोलो क्या होगा? औपचारिक अध्ययन। और एक क्या होगा? निरौपचारिक अध्ययन। क्या हो जाएगा? निरौपचारिक अध्ययन। इसी को कहा जाता है क्या? आकस्मिक अध्ययन। क्या कहा जाएगा? आकस्मिक अध्ययन, है ना। और इसी को क्या बोल सकते हो? सहभागितापूर्ण अध्ययन। एक विधि आपको और देखनी है, कौन सी? प्रयोगात्मक अध्ययन विधि। क्या देखनी है? प्रयोगात्मक अध्ययन विधि। इसको आप विशेष याद रखना, अगर कभी प्रश्न कर देता है पूर्णतः नियंत्रित परिस्थितियों में लागू होती है तो कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि। और एक बात और याद रखोगे, कार्य कारण संबंध पर आधारित विधि। क्या बोलोगे? कार्य कारण संबंध पर आधारित विधि। और एक और बात याद रखोगे, इससे प्राप्त परिणाम व्यवहार की 100% सत्यता पर आधारित होते हैं। कौन सी विधि के? तो क्या बोलोगे? प्रयोगात्मक विधि। अब देखिएगा, एक विधि मेरे पास कौन सी होती है तो वह आप देखेंगे। कौन सी विधि होगी? विवरणात्मक विधि। बोलो क्या होगी? विवरणात्मक विधि। जैसे शब्द आता है ना विवरण, तो विवरण का मतलब होता है विश्लेषण करना, व्याख्या करना, व्यवहार का विस्तार से क्या करना? अध्ययन करना। विश्लेषण, व्याख्या, व्यवहार का क्या करना? विस्तार से अध्ययन करना। तो विवरणात्मक विधि की जो है विभिन्न प्रणालियां हैं, जिसमें एक प्रणाली होती है कौन सी? विकासात्मक। बोलो कौन सी होती है? विकासात्मक। ठीक है, इस विकासात्मक को ही क्या बोलेंगे? जेनेटिक मेथड। क्या बोलोगे? जेनेटिक मेथड। ठीक है, एक विधि और होती है और अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी विधि? जीवन इतिहास विधि। बोलो क्या बोलोगे? जीवन इतिहास विधि। कभी अगर प्रश्न आ जाता है जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है, यह प्रश्न क्या बनता है? समस्यात्मक बालक बालिकाओं के व्यवहार के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है?
समस्यात्मक बालक बालिकाओं के व्यवहार के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो क्या बोल दोगे? जीवन इतिहास विधि। और आजकल ज्यादा प्रश्न जो बन रहे हैं ना, वो कहां से बन रहे हैं? निदानात्मक विधि। बोलो कहां से बन रहे हैं? निदानात्मक। तो क्या याद रखोगे? किसी भी बच्चे के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है और उसके व्यवहार संबंधी कमियों का पता लगाना है, अच्छाइयों का पता लगाना है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? निदानात्मक। अब इनका समाधान करने के लिए हमारे पास कौन सी विधि होगी? तो क्या बोलोगे? उपचारात्मक विधि। ठीक है। अब इसी के साथ में हमारे पास में एक विधि और आ जाती है, ठीक है, जिस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और विधि कौन सी होगी? तुलनात्मक विधि। बोलो क्या बोलोगे? तुलनात्मक विधि। एक और पर अगर अपन बातचीत करें तो कौन सी विधि होगी? मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी का मतलब है मन व शरीर। एक और विधि की अगर अपन चर्चा करें तो एक विधि और आपके पास में जो है क्या हो जाएगी? सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? सांख्यिकी विधि। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विधि होती है वह कौन सी होगी? मनोविश्लेषण विधि। बोलो क्या होगी? मनोविश्लेषण विधि। ठीक है। अब अगर बात में आप लोगों से थोड़ी सी आगे तक करना चाहूं तो वह मैं इसे यहां ले जा सकता हूं। मनोविश्लेषण विधि की जो है प्रणालियां कौन कौन सी है ना, यहां से भी आपके प्रश्न आता है। तो मनोविश्लेषण की प्रणालियों में एक तो क्या आ जाता है? स्वप्न विश्लेषण। बोलो क्या आएगा? स्वप्न विश्लेषण। एक और क्या आ जाता है? शब्द साहचर्य। क्या आएगा? शब्द साहचर्य। देखिएगा, अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि साहचर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो साहचर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध। ठीक है। एक और विधि हमारे पास में जो है क्या आ जाती है? मुक्त साहचर्य। कौन सी होती है? मुक्त साहचर्य। और एक क्या होती है? सम्मोहन ओब्लिक समायोजन। क्या हो जाएगी? सम्मोहन ओब्लिक समायोजन। ठीक है। तो देखिएगा, ये विभिन्न प्रकार की जानकारी मैंने आप लोगों को अभी प्रदान कर दी। किसके बारे में? व्यवहार अध्ययन की विधियों के बारे में। किसको लेकर अपन बात कर रहे हैं? व्यवहार अध्ययन की विधियों को लेकर। तो व्यवहार अध्ययन की विधियों पर आप ये यहाँ से आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर लें। ठीक है। अब एक और चैप्टर पर अपन आगे बातचीत करने वाले हैं। ये तो व्यवहार अध्ययन की विधियों का चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, इसे पूरा विस्तार से अपन जो है देखेंगे। ठीक है। अब आप आगे बातचीत होती है, एक और आपका जो टॉपिक होता है वो क्या होगा? तो क्या लिखेंगे अपन? अभिवृद्धि व विकास। बोलो क्या पढ़ेंगे? अभिवृद्धि व विकास। ठीक है। साइकोलॉजी का और चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई टॉपिक होता है तो वह कौन? सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे अच्छा टॉपिक तो वह कौन सा होगा? तो क्या बोलोगे? अभिवृद्धि व विकास। ठीक है। अब ये 6ठे नंबर का आपका टॉपिक होगा, इस पर अपन चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद अपन अभी केवल सिलेबस में आपको समझा रहा हूं, फिर विस्तार से अपन कहेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, अभिवृद्धि व विकास, सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है? अभिवृद्धि क्या है? तो क्या कहोगे? एक निश्चित आयु तक होती है। क्या बोलोगे? एक निश्चित आयु तक होती है, इसका मापन किया जा सकता है और शरीर के अंगों में परिवर्तन है। क्या बोलोगे? शरीर के अंगों में परिवर्तन है। फिर वापस अगर बातचीत होती है किसके बारे में? विकास। तो विकास के लिए क्या बोलोगे? सार्वभौमिक होता है, जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये जो है गुणवत्ता का सूचक होता है, इसका क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाता है। अब अभिवृद्धि और विकास में अपन जो है प्रत्येक अवस्थाओं में शैशव, गर्भाधान काल, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तक आपके सिलेबस में शामिल है, वहां तक अपन पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे। इससे भी बढ़िया और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है आपके पास वह क्या होता है? बुद्धि। कौन सा टॉपिक होगा? बुद्धि। तो यहां थोड़ा सा आप लोगों को मैं विस्तार से एक सामान्य जानकारी प्रदान करूंगा बुद्धि के बारे में। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या याद रखना है? कभी अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि बुद्धि क्या है,
क्या बोलता है? बुद्धि क्या है? तो आप लोगों के द्वारा आंसर देना होता है सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने, उपयोगी अनुपयोगी का चुनाव करने की योग्यता। अगर कभी प्रश्न आ जाता है बुद्धि क्या है तो क्या बोलोगे? सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने, उपयोगी अनुपयोगी का क्या करना? चुनाव करने की योग्यता बुद्धि है, ताकि व्यक्ति वातावरण की परिस्थितियों का शिकार नहीं हो। क्या याद रखोगे? सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने, उपयोगी अनुपयोगी का चुनाव करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है, ताकि व्यक्ति वातावरण की परिस्थितियों का क्या नहीं होगा? शिकार नहीं होगा। अब अपन जब बुद्धि पर बातचीत करते हैं तो देखो बुद्धि की परिभाषाएं यहां पर आपको देखनी है। बुद्धि की आपको जो है विशेषताएं, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आजकल बुद्धि की विशेषताओं में से बन रहे हैं। फिर एक और आपका क्या? बुद्धि के प्रकार। देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, लेकिन सर्वमान्य जो बुद्धि का अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि बुद्धि कितने प्रकार की है तो आपके द्वारा आंसर दे दिया जाएगा कि बुद्धि कितने प्रकार की, तो क्या बोलोगे? 3 प्रकार की। बुद्धि कितने प्रकार की तो क्या बोलोगे? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी है तो क्या बोलोगे? तो बुद्धि के 3 प्रकार में एक प्रकार तो कौन सा हो जाता है? सामाजिक बुद्धि। क्या हो जाता है? सामाजिक बुद्धि। एक क्या हो जाता है? मूर्त बुद्धि। और एक क्या होता है? अमूर्त बुद्धि। क्या हो जाता है? अमूर्त बुद्धि। और ये तीनों प्रकार जो है वह किसके द्वारा दिए गए हैं तो क्या बता दोगे? थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा दिए गए? थॉर्नडाइक द्वारा। ठीक है, अब देखेगा अपन आगे और बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूं, बहुत सारांश में। आप लोगों को 10 मिनट के अंदर में आपके 2 प्रश्न जहां से आएंगे उसके बारे में बातचीत कर लेता हूं। किसके बारे में? बुद्धि को लेकर। ठीक है, ताकि आप लोग सब उस चीज को जो है अपने मिलने वालों को क्या कर सको? बता सको। तो देखिएगा भाई, होता क्या है बुद्धि में से हमारा वैसे तो 4-5 प्रश्न बनते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो प्रश्न आता है ना उस पर मैं चर्चा करता हूं। बाकी अपन जब डिटेल से देखेंगे सब स्टूडेंट अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो देखिएगा मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे क्या? बुद्धि के सिद्धांत। किस पर बातचीत कर रहा हूं? बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांतों की जब अपन बातचीत करते हैं तो बुद्धि के सिद्धांत 2 प्रकार से वर्गीकृत हैं। ठीक है, 2 प्रकार से क्या होंगे? एक तो होते हैं क्या? कारकों की संख्या। कारकों की किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर। अब कारक को आप क्या कह सकते हो? तत्वों की संख्या के आधार पर। ठीक है, और एक बुद्धि के सिद्धांत जो आपके पास होते हैं वह किसके आधार पर होंगे? प्रतिक्रिया के आधार पर। किसके आधार पर होंगे? प्रतिक्रिया के आधार पर। तो देखिएगा जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं, कौन है? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है तो क्या बोलोगे? प्रतिक्रिया के आधार पर। लेकिन तत्वों की संख्या के आधार पर जो बुद्धि का वर्गीकरण किया गया है उस पर अपन बातचीत करते हैं कारकों की संख्या के आधार पर। तो देखिएगा यहां पर आप लोग इसे गौर से सुने और अच्छे से लिख ले। क्यों? क्योंकि अब जो मैं पार्ट पर बात करने वाला हूं वहां से डायरेक्ट आपके हर एग्जाम में 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक प्रश्न बनता है क्या? एक कारक सिद्धांत। क्या आता है? एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? अल्फ्रेड बिनेट। क्या होगा? अल्फ्रेड बिनेट या अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, देखो अल्फ्रेड बिनेट का नाम आपको विशेष याद रखना है। कभी अगर प्रश्न आ जाता है कि बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसके द्वारा किया गया तो बुद्धि का प्रथम परीक्षण भी 1905 में किसके द्वारा किया गया था? बिनेट द्वारा। जो कि परीक्षण कौन सी भाषा में था तो क्या बोलोगे? फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा में था? फ्रेंच भाषा में। और इसी परीक्षण का उपयोग करके जो है 1916 में, ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की प्रथम सारणी तैयार की गई। इसलिए उस परीक्षण, इस परीक्षण बिने के परीक्षण में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने ने परिवर्तन किया, इसलिए उस परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस भाषा में है तो वहां आप आंसर दोगे क्या? आंग्ल भाषा, मतलब अंग्रेजी में। ओके, ठीक है, अब देखिएगा आगे और अपन बातचीत करते हैं बुद्धि का कौन सा सिद्धांत तो क्या बोलोगे? द्विकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? द्विकारक सिद्धांत।
और आगे जाकर इसी सिद्धांत को 1911 में क्या कहा जाने लगा, तो क्या बोलोगे, त्रिकारक सिद्धांत। क्या कहा जाने लगा, त्रिकारक सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन द्वारा। क्या बोलोगे, स्पीयरमैन। इसमें आपको केवल इतना सा याद रखना है, स्पीयरमैन ने प्रारंभ में बुद्धि में दो कारक सामान्य और विशिष्ट बताए। आगे जाकर 1911 में एक और तीसरा उभयनिष्ठ कारक बता दिया गया, जिसे कैपिटल जी के नाम से जाना जाता है, और इसी को जो है सामान्य मुख्य कारक कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सामान्य मुख्य कारक भी कहा जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोला जाने लगा, त्रिकारक सिद्धांत। ओके, अब देखिएगा एक प्रश्न और अपना जो है कहां से कभी कभी बन जाता है, तो क्या बोलोगे, बहुकारक सिद्धांत, या क्या बोल दोगे, बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्या बोलेंगे, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसके अंदर जो है दिया किसने था, थॉर्नडाइक ने। बोलो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। यूं तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि में असंख्य प्रकार की योग्यताएं बताई है, बुद्धि को बालू के ढेर की संज्ञा दी है, परंतु विशेष रूप से इन्होंने बुद्धि में 3 प्रकार के जो है उप संकल्पनाएं बताई, जिससे क्या बोलेंगे, CAVD। क्या बोलेंगे, CAVD। ठीक है, आगे सी का मतलब यहाँ पर जो है अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। सी का मतलब क्या होता है, कंप्लीटेशन। क्या मतलब हो जाएगा, कंप्लीटेशन। ए का मतलब क्या हो जाता है, तो क्या बोलोगे, अर्थमेटिकल। क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल। वी का मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी। और डी का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्शन। और इस तरह से इन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, कंप्लीटेशन मतलब तो क्या हो गया, पूर्ति। और अर्थमेटिकल का मतलब क्या हो गया, गणितीय तार्किक। क्या हो गया, गणितीय तार्किक योग्यताएं। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा, शाब्दिक योग्यता। और एक और क्या हो जाएगा, दिशा संबंधी योग्यता। ये इस तरह से आपको याद रखना है। और अब मैं आगे देखो, सी का मतलब तो मैंने लिख दिया पूर्ति, ए का मतलब अर्थमेटिकल मतलब क्या हो गया, तार्किक। ठीक है ना, वर्बल शाब्दिक, ठीक है, वोकैबुलरी शाब्दिक। और डी मतलब डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, दिशा। अगर प्रश्न करता है CAVD परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो क्या बोल दोगे, थॉर्नडाइक द्वारा। ठीक है, अब आगे और मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं अगले सिद्धांत पर। मैं अभी आपके सिद्धांतों पर, सारे बुद्धि के सिद्धांतों को अच्छी तरह से अपन क्लियर कर लीजिएगा, नाम आप याद रखें। एक सिद्धांत और होता है क्या, समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है, समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, जिसका निर्माण कौन करता है, थर्स्टन केली। बोलो कौन करता है, तो क्या बोलोगे, थर्स्टन केली द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब विशेष बात आपको क्या याद रखनी है, थर्स्टन केली ने बुद्धि में 2 प्रकार के प्रतिकारक समूह बताए। और 2 प्रकार के प्रतिकारक का समूह क्या बताया, एक तो प्राथमिक प्रतिकारक और एक क्या बताया, द्वितीयक प्रतिकारक। वीडियो को आप बार बार सुनोगे, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इसके द्वारा परीक्षण कौन सा दिया गया, तो क्या बोलोगे, PMAT। क्या दिया गया, PMAT। और PMAT का पूरा नाम क्या होता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या होता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इस परीक्षण में प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं की संख्या कितनी बताई गई, 6। लेकिन अगर कभी प्रश्न करता है थर्स्टन केली द्वारा बुद्धि में मानसिक योग्यताएं कितनी बताई गई, तो आप आंसर क्या बताओगे, 7। और अगर कभी प्रश्न आ जाता है बुद्धि का कारक विश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण, क्या प्रश्न पूछ लेता है, बुद्धि का कारक विश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो भी आपके द्वारा क्या आंसर बता दिया जाएगा, थर्स्टन केली। अब देखिएगा और एक और आपके पास में जो है सिद्धांत होता है जिस पर अपन चर्चा करते हैं। ये आपका सिद्धांत होगा कौन सा, तो क्या बोलोगे, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बोलो कौन सा सिद्धांत होगा, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, और इसी सिद्धांत को अपन कहते हैं बुद्धि का सोपान सिद्धांत। क्या बोलोगे, बुद्धि का सोपान सिद्धांत। तो यहां पर से आंसर क्या आ जाएगा, बर्ट एवं फिलिप वर्नन। बोलो क्या आ जाएगा, बर्ट एवं फिलिप वर्नन। ठीक है, बर्ट एवं फिलिप वर्नन द्वारा जो है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो क्या बोलोगे,
पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एवं फिलिप वर्नन ने। और इन्होंने बुद्धि में जो है कितने सोपान बताए? इसे सोपान सिद्धांत कहा ना, तो कितने सोपान बताए? 4 सोपान कौन कौन से बताए? तो क्या बोलोगे? सामान्य, मुख्य, लघु और विशिष्ट। क्या बोल दोगे? सामान्य, मुख्य, लघु और क्या बोल दोगे? विशिष्ट। ओके, ठीक है। आगे और बातचीत करते हैं अपन विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को लेकर। अभी चर्चा अपनी क्या रहेगी? जारी रहेगी। फिर वापस जब बातचीत आती है हमारे पास में, तो बुद्धि का एक सिद्धांत होता है क्या? तरल व ठोस सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आ जाता है? तरल व ठोस सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया? तो क्या बोलोगे? हॉर्न व आरबी केटल। क्या बोलोगे? हॉर्न व आरबी केटल द्वारा। ठीक है। एक सिद्धांत और होता है जो अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना कभी भी कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम पूरा नहीं होता है। बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि सिद्धांत। और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो क्या बोलोगे? हार्वर्ड गार्डनर। किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड गार्डनर। यहां थोड़ा सा आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया? 1983 में अपना जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 7। फिर सन 1998 में इनके द्वारा बुद्धि का एक प्रकार और बता दिया गया। कौन सा? प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या बता दिया गया? प्रकृतिवादी बुद्धि। और सन 2000 में एक प्रकार और बताया गया, जिसका नाम क्या होता है? अस्तित्ववादी बुद्धि। बोलो क्या होगा? अस्तित्ववादी बुद्धि। देखिएगा, आप लोग अगर इस वीडियो को 4-5 बार सुन लोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, और काफी सारे प्रश्न आपके आसानी से क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। बस केवल इनको अच्छे से सुनने मात्र से। ठीक है। अब अगर कभी प्रश्न कर देता है कि बुद्धि के किस सिद्धांत का उपयोग करके, बुद्धि के किस सिद्धांत का उपयोग करके बालक बालिकाओं को निरीक्षण प्रदान किया जाता है या निर्देशन परामर्श प्रदान किया जाता है, तो भी क्या बोलोगे? गार्डनर की बुद्धि। ठीक है। अब एक और सिद्धांत जो आप सब अच्छे से जानते हो, कौन सा? त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? त्रिआयामी सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को कहा जाता है त्रिविमीय प्रारूप। बोलो क्या कहा जाता है? त्रिविमीय प्रारूप। ठीक है। जो कि किसके द्वारा दिया गया? तो क्या बोल दोगे? गिलफर्ड द्वारा। क्या बोल दोगे? गिलफर्ड द्वारा। और इसने बुद्धि में 3 विमाएं बताई: मानसिक संक्रिया, विषय वस्तु, परिणाम या उत्पाद। और उसी के आधार पर बुद्धि में मानसिक योग्यताओं की संख्या या तो क्या बताओगे? 120, या फिर क्या बताओगे? 150। आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं डिटेल से। एक और सिद्धांत हमारे पास होता है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? त्रितंत्र सिद्धांत। और त्रितंत्र सिद्धांत को ही कहा जाता है सूचना सिद्धांत। क्या बोला जाता है? सूचना सिद्धांत। और इस सूचना सिद्धांत के अंतर्गत इसका प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया जाता है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बोलो किसके द्वारा किया जाता है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3। अब 3 प्रकार कौन कौन से बताए? तो एक तो क्या होता है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। एक क्या होता है? सृजनात्मक बुद्धि। और एक क्या बताए? प्रायोगिक बुद्धि या व्यवहारात्मक बुद्धि। अब एक बात और आप लोगों को याद रखना है, यहीं से आपको एक सिद्धांत का और याद नाम रखना, त्रिस्तरीय मॉडल। देखो, अगर प्रश्न आ जाता है बुद्धि का मॉडल सिद्धांत किसने दिया, क्या पूछेगा? बुद्धि का मॉडल सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या आएगा? गिलफर्ड। लेकिन प्रश्न करेगा त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया, त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया, तो क्या बोलोगे? केरोल। बोलो क्या बोल दोगे? केरोल। आगे और मैं इन पर विशेष आप लोगों से लंबी वार्तालाप करूंगा डिटेल से जब पढ़ेंगे तब। अब एक और याद रख लेना, बुद्धि का क व ख सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया, तो क्या बता दोगे? हेब द्वारा। क्या बता दोगे? हेब द्वारा। ठीक है। आगे और अपन चर्चा करते हैं आपके अगले जो वर्गीकरण है। तो बुद्धि का वापस अगला वर्गीकरण तैयार कौन करते हैं? बुद्धि का प्रतिक्रिया के आधार पर क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। तो प्रतिक्रिया के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण
किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो आप आंसर बताओगे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। क्या बोलोगे, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। अब आप लोगों को याद क्या रखना है, तो इसमें एक तो जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या बोलेगा, संज्ञानात्मक विकास, या क्या बोल देगा, मानसिक विकास का सिद्धांत। क्या बोल देगा, मानसिक विकास का सिद्धांत। तो आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो जीन पियाजे। बोलो क्या आ जाएगा, जीन पियाजे। और अगर प्रश्न करता है गामक स्थिति के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण, तो आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, ब्रूनर। एक बात और याद रखना, कभी अगर प्रश्न कर लेता है कि अन्वेषण प्रतिमान, क्या पूछ लेता है, अन्वेषण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया, तो भी आंसर क्या आएगा, ब्रूनर। ठीक है। और अगर प्रश्न करता है सामाजिक सांस्कृतिक, क्या पूछेगा, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है। तो सामाजिक आधार पर तो क्या बता दोगे, वाई गोष्ठ सी। बोलो क्या बता दोगे, वाई गोष्ठ सी। तो देखिएगा दोस्तों, अपन अभी जो बातचीत कर रहे थे वो किस पर बातचीत कर रहे हैं, बुद्धि के सिद्धांतों पर। किस पर बातचीत कर रहे हैं, बुद्धि के सिद्धांतों पर। तो जब बुद्धि के सिद्धांतों की आप लोगों से बातचीत की जाए, तो बुद्धि के सिद्धांतों का आप कितने प्रकार से वर्गीकरण करोगे, तो क्या बोलेंगे, 2 प्रकार से। अब इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत स्पेयरमैन, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन केली, पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं फिलिप बर्नर, तरल एवं ठोस सिद्धांत हॉर्न व आरबी केटल, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, त्रिआयामी सिद्धांत त्रिविमीय प्रारूप गिलफर्ड, त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टनबर्ग, त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया, कैरोल द्वारा प्रतिपादित किया गया। फिर वापस बात आती है संज्ञानवादी या प्रतिक्रिया के आधार पर संज्ञानात्मक मानसिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, सामाजिक सांस्कृतिक संरचनात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोस्टसी, और गामक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण ब्रूनर। ब्रूनर ने जो है कौन सा प्रतिमान दिया, तो क्या बोलोगे, अन्वेषण प्रतिमान। ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, आप लोगों का बुद्धि का टॉपिक क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। और आगे भी डिटेल से मैं आप लोगों को इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है वह कौन सा आता है, अधिगम। क्या आएगा, अधिगम। तो अधिगम पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए ये एक चैप्टर आपका और कौन सा होगा, अधिगम। ठीक है। तो जब मैं अधिगम पर बातचीत करता हूं, तो अधिगम का सबसे पहला मेरा शब्द होता है, अधिगम से क्या अभिप्राय है। क्या बोलेगा, अधिगम क्या है। तो आप लोगों का ज्यादातर आंसर क्या आता है, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। क्या बोलोगे, व्यवहार में परिवर्तन। अगर कभी प्रश्न पूछता है कि अधिगम क्या है, तो क्या बोलोगे, व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन अगर कभी प्रश्न पूछता है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो आएगा ही नहीं। व्यवहार में हमेशा परिवर्तन आता है किसके माध्यम से, प्रेरक द्वारा। किसके द्वारा, प्रेरक द्वारा। वह घटक जिसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आता है, वह घटक जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वह क्या होगा, तो क्या बताओगे, प्रेरक कहोगे। क्या बताओगे, प्रेरक कहोगे। ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। बोलो क्या बोलोगे, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम। अब अधिगम में आप अलग अलग प्रकार से हो सकता है। देखो अगर कभी प्रश्न आ जाता है अधिगम का क्षेत्र, तो क्या बोलोगे, क्या कहोगे, व्यापक होता है। अधिगम का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। ठीक है। अधिगम ज्ञानात्मक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, क्रियात्मक भी हो सकता है। अब देखिए अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार से होगा। अब 3 प्रकार से अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अन्य 3 प्रकार से और होता है। तो क्या बोलोगे, क्षैतिज स्थानांतरण हो सकता है, ऊर्ध्व स्थानांतरण हो सकता है और द्विपार्श्विक स्थानांतरण भी
हो सकता है। अधिगम के अंतर्गत अधिगम सिद्धांतों को आप 3 प्रकार से देखोगे। एक तो होते हैं आपके साहचर्यवादी मनोवैज्ञानिक। साहचर्यवादी मनोवैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो सिद्धांत आप लोगों के सामने आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? इवान पी पावलोव। एक और होता है क्या, इसी शास्त्रीय अनुबंधन पर ही काम कौन करता है? वाटसन। एक और बात होती है क्या, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, जिसके आधार पर अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? स्किनर ने दिया। एक होता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे अपन बोलते हैं संयोजन का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह बात होती है थॉर्नडाइक द्वारा। एक होता है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, जो कि क्या है? क्लार्क हल। क्लार्क हल में इस सिद्धांत में विशेष बातचीत की है प्रणोदन पर। किस पर बात की है? प्रणोदन पर। एक होता है समीपता का सिद्धांत, जो कि कौन देता है? एडविन रे गुथरी। अब बात आती है क्या आपके क्षेत्रवादी सिद्धांत। तो क्षेत्रवाद का समग्रवाद या पूर्णाकारवाद, तो इसका प्रवर्तक कौन है? तो क्या बोलोगे? मैक्स वर्दाइमर। क्या बोलोगे? मैक्स वर्दाइमर। अब इन्होंने जो है अंतर्दृष्टि पर बल दिया, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बोलोगे? कोहलर ने। क्या बोलोगे? कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किया था। एक सिद्धांत और होता है आपके पास अधिगम का तल रूप सिद्धांत। यहां से हर बार प्रश्न आ रहा है, तल रूप सिद्धांत। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। बोलो, क्या बोलोगे? क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, और यह किस आदमी के द्वारा दिया गया? तो क्या बोलोगे? कर्ट लेविन। बोलो, किसके द्वारा दिया गया? कर्ट लेविन। और एक और सिद्धांत आपके होता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, और ये किसने दिया? तो क्या बोलोगे? अल्बर्ट बंडूरा। क्या बोल दोगे? अल्बर्ट बंडूरा। और एक सिद्धांत और होता है, कौन सा? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। क्या होता है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो क्या बोलोगे? टोलमैन द्वारा। क्या बोल दोगे? टोलमैन द्वारा। और एक और क्या होता है? अधिगम सोपानिकी। क्या होता है? अधिगम सोपानिकी। और अधिगम सोपानिकी किसके द्वारा दी गई? रॉबर्ट गेने द्वारा। किसके द्वारा दी गई? रॉबर्ट गेने। और रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानिकी में अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान बताए? तो क्या बता दोगे? 8 सोपान बताए। बोलो, कितने सोपान बताए? 8 सोपान बताए। तो 8 सोपानों को आप लोग अपन अगर बात करेंगे तो ये इस तरह से आपके कंप्लीट होते हैं, निम्न से उच्च की ओर, मतलब सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। तो सबसे पहले कौन सा सोपान आता है? संकेत अधिगम। बोलो, क्या आएगा? संकेत अधिगम। उसके बाद क्या आएगा? उद्दीपन अधिगम। क्या आ जाएगा? उद्दीपन अधिगम। उसके बाद क्या आएगा? तो क्या बोलोगे? श्रृंखला अधिगम। बोलो, क्या आ जाएगा? श्रृंखला अधिगम। उसके बाद क्या आ जाएगा? शाब्दिक अधिगम। क्या आ जाएगा? शाब्दिक अधिगम। उसके बाद क्या आता है? तो क्या बोलोगे? बहुविभेदन अधिगम। क्या होगा? बहुविभेदन। उसके बाद क्या होगा? प्रत्यय ओब्लिक संप्रत्यय। बोलो, क्या होगा? प्रत्यय ओब्लिक संप्रत्यय। उसके बाद क्या होगा? नियम ओब्लिक सिद्धांत। क्या हो जाएंगे? नियम ओब्लिक सिद्धांत। फिर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान। क्या हो जाएगा? समस्या समाधान। ये आप लोगों को याद रखना है, मैंने ये यहां पर लिख दिया है। और यहां से आपका प्रश्न आता है विशेष। पहला प्रश्न क्या कि चिंतन का संबंध होता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये चिंतन का संबंध होता है, तो क्या बोलोगे? समस्या समाधान से। और अगर प्रश्न करता है चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ होती है? संकेतों के माध्यम से। याद रहेगा। विशेष आपको क्या याद रखना है? इनका एक निश्चित क्रम। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या करेंगे? रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानिकी। बोलो, क्या है ये? रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानिकी। कितने सोपान बताए? तो क्या बोलोगे? 8 सोपान। अब देखिएगा,
रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानिकी में कितने सोपान बताए गए? 8 सोपान। 8 सोपान कौन कौन से? संकेत अधिगम, उद्दीपन अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन, प्रत्यय, संप्रत्यय, नियम, सिद्धांत और क्या बोल दोगे? समस्या का समाधान। ठीक है, आगे और मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत। तो देखिएगा, ये तो आपकी बात हो गई क्या? अधिगम के सिद्धांत। मानवतावादी विचारकों में नाम आ जाता है आपके किस आदमी का? तो क्या बोल दोगे? अब्राहम मेस्लो। ठीक है, अब्राहम मेस्लो का अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। ठीक है, अब देखो अगला एक और चैप्टर आपका क्या होता है? तो क्या बता दोगे? व्यक्तित्व। बोलो, क्या बोल दोगे? व्यक्तित्व, जिसे अपन क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी। ठीक है, अगर कभी प्रश्न करता है कि व्यक्तित्व क्या है, तो क्या बोलोगे? व्यक्ति में निहित समस्त गुण दोष का समावेश। अगर कभी प्रश्न करता है ना व्यक्तित्व क्या है, तो क्या बोलोगे? व्यक्ति में निहित समस्त गुण दोष का समावेश, जिसके माध्यम से व्यक्ति की समाज में, संस्कृति में क्या बनती है? पहचान बनती है। जिसके माध्यम से व्यक्ति की समाज या संस्कृति में पहचान बनती है, वही व्यक्ति का क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। ओके, अब लेकिन यहां पर व्यक्तित्व में से मुझे जो आप लोगों को बात बतानी है, वो थोड़े से 2 मिनट के अंदर में एक बात बता देता हूं, उसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, फिर विस्तार से तो अपन पढ़ेंगे ही सही। तो देखिएगा, व्यक्तित्व के 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं, जहां से आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न आता है, प्रक्षेपित परीक्षण और अप्रक्षेपित। अभी मैं आप लोगों से चर्चा केवल किस पर करूंगा? प्रक्षेपित परीक्षण। किस पर चर्चा करूंगा? प्रक्षेपित परीक्षण। तो प्रक्षेपित परीक्षण के अंतर्गत आपके पास में जहां से प्रश्न आते हैं, 4 परीक्षणों में से प्रश्न आते हैं। एक परीक्षण तो आपका क्या होता है? केट, जिसका केट का पूरा नाम क्या होगा? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या नाम होगा? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे अपन बोलते हैं बालक बोध परीक्षण। क्या बोलोगे? बालक बोध परीक्षण या बालक अंतःचेतना भी बोध परीक्षण। और इसका निर्माण करता कौन होता है? लियोपोल्ड बेलक। बोलो, कौन होता है? लियोपोल्ड बेलक। और इस परीक्षण में कार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 10। और चित्र किसके होते हैं? जानवरों के। फिर वापस एक परीक्षण क्या होता है? टेट। ठीक है, इसका निर्माण कौन करता है? मार्गन मूरे। कौन करता है? मार्गन मूरे। कार्डों की संख्या कितनी होगी? 30 + 1। और चित्र किसके होंगे? स्त्री पुरुष के। किसके होंगे? स्त्री पुरुष के। पूरा नाम क्या होता है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। एक और परीक्षण कौन सा होता है? IBT। पूरा नाम क्या होगा? इंक ब्लॉक टेस्ट। क्या नाम होगा? इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, निर्माण करता कौन है? स्विट्जरलैंड निवासी हरमेन रोरसा। बोलो, कौन होगा? हरमेन रोरसा। ठीक है, कार्ड कितने होते हैं? 10। ठीक है, क्या होंगे इसके अंदर? स्याही के धब्बे। बोलो, क्या होंगे? स्याही के धब्बे। ये क्या होता है? CST कंप्लीट सेंटेंस टेस्ट। इसका निर्माण कौन करता है? टेन व पाइन। और इसके अंदर क्या याद रखना है? अधूरी कहानी दी जाती है, उसे पूरा किया जाता है। वाक्य पूरा किया जाता है। याद रहेगा, केवल इतना सा याद रखना है। व्यक्तित्व के प्रक्षेपित परीक्षण प्रक्षेपित परीक्षण में केट परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेलक द्वारा 10 कार्डों की संख्या होती है, जानवरों के चित्र होते हैं। टेट परीक्षण मार्गन मूरे द्वारा 30 + 1 कार्ड होते हैं, स्त्री और पुरुष की संख्या होती है। IBT परीक्षण हरमन रोरसा, कार्डों की संख्या 10, स्याही के धब्बे अंकित होते हैं। CST परीक्षण का निर्माण टेन व पाइन द्वारा वाक्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। और विस्तार से अपन जो है आप लोगों को विस्तार से टॉपिक में चर्चा करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने जो ये 4 शब्द लिखे हैं, यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा। ओके, आगे एक और टॉपिक मेरे पास होता है जिस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। एक टॉपिक आपका और कौन सा होगा? तो क्या बोलोगे? विशिष्ट बालक। क्या होगा? विशिष्ट बालक। एक लाइन याद रखना, विशिष्ट से क्या अभिप्राय होता है? तो क्या बोलोगे? वे बालक बालिकाएं जिन्हें अतिरिक्त आवश्यकता होती है। वे बालक बालिकाएं जिन्हें अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अतिरिक्त आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं क्या कहलाएंगे? विशिष्ट। चाहे प्रतिभाशाली हो, सृजनात्मक हो, पिछड़े हो। पिछड़े के अंतर्गत आप लोगों को क्या याद रखना है? सामान्य पिछड़े, विशिष्ट पिछड़े, मानसिक पिछड़े। मानसिक पिछड़े के अंतर्गत बच्चा मंदीमता का शिकार भी हो सकता है और विक्षिप्त भी
हो सकता है और एक बच्चा और होता है। देखो एक तो अपन बोलते हैं निशक्त जन और एक बालक होता है अशक्त जन। क्या होता है? निशक्त जन और एक क्या होता है? अशक्त जन। निशक्त जन जो बच्चा होता है वो शारीरिक रूप से हैंडीकैप होता है। वो निशक्त जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं अधिगम निर्योग्यता का शिकार। अशक्त जन को, अशक्त जन क्या होगा? अधिगम निर्योग्यता का शिकार होता है। ठीक है, तो अब अधिगम निर्योग्यता का मतलब होता है कि जो भी धारण किया है एक मानसिक विकृति के कारण व्यक्ति अधिगम का सही उपयोग नहीं कर पाता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसवेमुलिया, ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजें उसमें, डिस्प्रेक्सिया, है ना, ये जो समस्याएं होती है वो सब बालक क्या हो जाते हैं? अशक्त जन, जिन्हें कहा जाता है अधिगम निर्योग्यता के शिकार। एक बच्चा और आपके पास होता है, वह कौन सा होगा? समस्यात्मक। और समस्यात्मक के अंतर्गत आपके जो है आक्रामक भी हो सकते हैं, कुसमायोजित भी हो सकते हैं और दमित भी हो सकते हैं। सब बच्चे क्या कहलाएंगे? विशिष्ट। एक अच्छे अध्यापक का कार्य होता है विशिष्ट बालक बालिकाओं की समस्याओं का क्या करना? समाधान करने में सहयोग प्रदान करना। ठीक है, सामान्य बालक बालिकाओं को छोड़कर जितने भी बच्चे होंगे वह सब क्या कहलाते हैं? विशिष्ट। ओके, एक और टॉपिक हमारे पास क्या होता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा व क्या हो जाएगा? पुनर्बलन। बोलो क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा व पुनर्बलन। आप लोगों को क्या याद रखना है? अभिप्रेरणा जो है ना, उसके लिए क्या याद रखोगे? किसी भी कार्य को प्रारंभ करके जारी रखकर उद्देश्य तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, कार्य को प्रारंभ करके जारी रखकर उद्देश्य तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? अभिप्रेरणा। कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। एक बात और याद रखना, अभिप्रेरणा को अधिगम की आत्मा कहा जाता है। क्या बोलोगे? अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम की आत्मा है, अधिगम का राजमार्ग है, अधिगम का स्वर्णिम पथ है, अधिगम का माध्यम है, उद्देश्य प्राप्ति का माध्यम एक तरह से क्या है? अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। आंतरिक के अंतर्गत क्या याद रखना है? व्यक्ति स्व इच्छा से अगर कार्य करता है तो आंतरिक होगी, और जहां स्व इच्छा से कार्य किया जाता है वहां निरंतरता पाई जाती है, क्योंकि कार्य में आनंद की प्राप्ति होती है। बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति किसी के दबाव में काम करता है और वहां पर कार्य में निरंतरता का अभाव पाया जाता है, उद्देश्य उच्च स्तर पर प्राप्त नहीं होगा। एक शब्द अपने पास क्या होता है? पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है कार्य समाप्ति के बाद दी जाने वाली शक्ति। क्या बोलोगे? कार्य समाप्ति के बाद दी जाने वाली जो शक्ति है वो क्या है? पुनर्बलन। और पुनर्बलन का व्यवहार पर सकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है और नकारात्मक भी पड़ सकता है। पुनर्बलन पुरस्कार भी हो सकता है और दंड भी हो सकता है। और अपन विस्तार से बातचीत करेंगे इन टॉपिकों पर, ठीक है, जब विस्तार से अपन टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अगला एक और टॉपिक आपके पास होता है निर्देशन व परामर्श। बोलो क्या होता है? निर्देशन व परामर्श। ठीक है, तो देखो जब मैं आपसे बातचीत करता हूं किसके बारे में? निर्देशन के बारे में, तो आप लोगों को ये याद रखना है, एक शब्द में याद रखोगे। निर्देशन सबसे पहली बात तो मनोविज्ञान विशेषज्ञ प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। क्या बोलोगे? निर्देशन मनोविज्ञान विशेषज्ञ प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, और निर्देशन दाता जो होता है ना, उसके द्वारा संबंधित व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, उसके पास उपलब्ध उपकरण, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर किसका चुनाव करवाया जाता है? कार्य का। और उससे भी बड़ी बात यह, निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। व्यक्ति की शक्तियों का इस प्रकार से विकास किया जाता है कि वह स्वयं समस्याओं का समाधान कर सके। व्यक्ति को स्वयं को समायोजन के योग्य बनाया जाता है, तो क्या बोलोगे? निर्देशन। अब देखो क्या हुआ, हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हाँ देखिएगा, जब अगर बाय द वे बातचीत आ जाती है हमारे किसके बारे में? परामर्श के बारे में। तो परामर्श को लेकर जब बातचीत होती है तो परामर्श के लिए आप लोग क्या कहोगे कि परामर्श जो है वह प्रक्रिया है जब हम क्या होता है कि कोई भी कार्य करते हैं और कोई भी कार्य के दौरान अगर समस्या आ जाती है तो समस्या आ जाने पर उस समस्या का समाधान में जो सहायता दी जाती है उसे क्या कहा जाएगा? परामर्श। क्या कहा जाएगा? परामर्श। याद रहेगा, कार्य के दौरान आई हुई समस्याओं का समाधान करने में जो सहायता दी जाती है वह क्या कहलाएगा? तो क्या बोलोगे?
परामर्श। ओके, अब आगे एक और बातचीत हमारी होती है, देखेगा बहुत शानदार शब्द होता है हमारे पास, क्या? अवधान। बोलो क्या होता है? अवधान। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये अवधान का मतलब क्या होगा, तो क्या बोलोगे? अवधान को ही क्या बोला जाता है? एकाग्रता। ये आज का वीडियो जो है उन व्यक्तियों के लिए भी, देखो ये क्लास है चिंतामणि की ऑनलाइन जो क्लास है वो उन व्यक्तियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है जिन्होंने बीकॉम कर रखा है और बीकॉम करके साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। पटवारी की तैयारी करने वाले जो व्यक्ति साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो वो जरूरी होता है कि ताकि उन लोगों को पता तो लगे कि साइकोलॉजी रियल में होती क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए उन तक जरूर आप लोग पहुंचाए। तो अब देखेगा, अब देखें आप अवधान, अवधान को क्या बोलेंगे? एकाग्रता। और इसी को क्या बोलेंगे? ध्यान। बोलो क्या बोलेंगे? ध्यान। ठीक है, एक लाइन में याद रखना, अवधान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके तहत विषय वस्तु मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से विचरण करती है। क्या बोलोगे? अवधान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके तहत विषय वस्तु मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से क्या करती है? विचरण करती है। उसे हम क्या कहेंगे? अवधान। एक बात और याद रखना, अवधान की स्थिति में कभी भी अधिगम प्रक्रिया पर बाह्य बाधाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, या एक लाइन में यूं याद रखना कि अवधान के कारण अधिगम निर्बाध रूप से संपन्न होता है। क्या बोलोगे? अवधान के कारण अधिगम निर्बाध रूप से संपन्न होता है। ठीक है, एक और टॉपिक पर मैं आप लोगों से बातचीत कर लेता हूं। सिलेबस का आपका ये चैप्टर देखेगा, एक और क्या हो जाता है हमारे पास? आदत। क्या होता है? आदत। तो आदत के अंदर आप केवल इतना सा याद रखो, व्यवहार का स्वचालन। क्या याद रखोगे? व्यवहार का स्वचालन। क्या कहलाएगा? व्यवहार का स्वचालन। और व्यवहार का स्वचालन क्या है? आदत है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यवहार अगर स्वतः ही प्रकट होने लग जाए, अब आपको याद क्या रखना है, कोई भी व्यवहार स्वतः ही कब प्रकट होगा? जब हम बार बार उस कार्य को एक ही तरह से करेंगे। किसी कार्य को बार बार एक ही तरह से किया जाए तो वह कार्य जो है व्यवहार में क्या हो जाता है? स्वचालित हो जाता है। और इसी को क्या बोलेंगे? आदत। अब देखो, तीन शब्द मेरे पास और होते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है? अभिरुचि। क्या होता है? अभिरुचि। ठीक है, एक क्या होता है? अभिवृत्ति। बोलो क्या होता है? अभिवृत्ति। और एक और क्या होता है? अभिक्षमता। बोलो क्या होता है? अभिक्षमता। इंटरेस्ट, एटीट्यूड, और एक क्या हो जाएगा? एप्टीट्यूड। ठीक है, तो अभिरुचि के लिए मैं आप लोगों से अगर कहूं तो आप एक लाइन लिखेंगे कि किसी वस्तु या घटक या विषय की अप्राप्ति से मस्तिष्क में उत्पन्न असंतुष्टि उस वस्तु के प्रति कौन सी योग्यता का सूचक है? अभिरुचि का। या क्या याद रखोगे कि अभिरुचि जो है ना वो क्या है? जिज्ञासा। बोलो अभिरुचि क्या है? जिज्ञासा। अभिरुचि क्या है? लगाव। अभिरुचि क्या है? झुकाव, जिसके कारण व्यक्ति उस व्यक्ति या वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अभिवृत्ति के लिए अगर कभी बात करेगा तो आप लोग क्या बोल दोगे? तत्परता। बोलो क्या बोल दोगे? तत्परता। देखो, जब अपन ने ज्ञान प्राप्त किया और कोई हमारे से उत्तर पूछेगा तो हम उत्तर देंगे या नहीं देंगे? देंगे। उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। तो उत्तर देने के लिए जो तैयार रहते हैं वो क्या कहलाएगा? अभिवृत्ति। और ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। एक शब्द मेरे पास और क्या होता है? अभिक्षमता। तो क्या याद रखना है? व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने के बाद व्यक्ति जिस क्षेत्र में अपनी योग्यताएं क्षमताएं प्रकट करता है वह क्षेत्र उसकी कौन सी योग्यता का सूचक है? अभिक्षमता। जैसे मान लीजिएगा एक बालक को गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वह उनमें से किसी एक का चुनाव करता है। तो जिस क्षेत्र का चुनाव करता है वह क्या है? उसकी अभिक्षमता। अब एक और बात सुनो,
बालक को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाता है और बालक महाराणा प्रताप के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो बच्चे की क्या है, अभिरुचि। क्या कहलाएगी, अभिरुचि। जो कई में से किसी एक का चुनाव करना तो क्या होगा, अभिक्षमता, और किसी एक की अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या होगा, अभिरुचि। ओके, ठीक है। अब आगे देखेगा अपन और बातचीत करते हैं। ये आपका जो है अगला टॉपिक क्या होगा, 3 शब्द हो रहे मेरे पास। एक तो क्या होता है, संवेदना। क्या होता है, संवेदना। एक क्या होता है, संप्रत्यय। बोलो क्या होगा, संप्रत्यय। और एक और क्या होता है, प्रत्यक्षण। बोलो, एक तो क्या होता है, संवेदना, एक क्या होता है, संप्रत्यय, और एक क्या होता है, प्रत्यक्षण। ठीक है। देखिएगा, जब बातचीत होती है हमारी किसके बारे में, संवेदना के बारे में, तो संवेदना क्या है, तो क्या कहोगे, ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से मस्तिष्क में उत्पन्न व्यवहार। बोलो क्या बोलोगे, ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से मस्तिष्क में उत्पन्न व्यवहार क्या कहलाएगा, संवेदना। और जो व्यवहार उत्पन्न हुआ है उसका मस्तिष्क में उल्लेख करना, उसके अर्थ गुण दोष महत्व को बताना क्या कहलाएगा, संप्रत्यय। और जो उसका अर्थ गुण दोष महत्व विशेषताएं बताइए उसे व्यवहार में प्रकट करना क्या कहलाएगा, प्रत्यक्षण। याद रहेगा, ठीक है। एक शब्द और होता है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक शब्द क्या होगा, स्मृति, और क्या होगा, विस्मरण। बोलो क्या होगा, स्मृति व विस्मरण। अब आप देखेगा स्मृति क्या है, तो एक लाइन में याद रखेंगे, और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और आपका सोल्व करवा दूंगा जहां से आपका प्रश्न आएगा। सबसे पहली चीज कि स्मृति क्या है, तो क्या कहोगे, धारण की गई विषय वस्तु को वर्तमान चेतनता में लाकर उसका उपयोग करने की योग्यता। बोलो क्या बोलोगे, धारण की गई विषय वस्तु को वर्तमान चेतनता में लाकर उसका उपयोग करने की योग्यता क्या कहलाएगी, स्मृति। बोलो क्या कहलाएगी, स्मृति। ठीक है। और उसका उपयोग करने में असफलता क्या कहलाएगी, विस्मरण। अब प्रश्न आता है स्मृति के कितने तत्व हैं, तो क्या बोलोगे, स्मृति के कितने तत्व हैं, 4। बोलो स्मृति के कितने तत्व हैं, तो क्या बोलोगे, 4। अब 4 में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अधिगम। बोलो क्या होना चाहिए, अधिगम। एक और क्या होना चाहिए, धारण। एक और क्या होना चाहिए, अभ्यास। बोलो क्या होना चाहिए, अभ्यास। और एक और क्या होना चाहिए, पहचान। क्या होना चाहिए, पहचान। अब प्रश्न अपना ही आता है, स्मृति स्तर कब कम होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, धारण की गई विषय वस्तु और उसके अभ्यास में यदि क्या आ जाती है, कमी। क्या आ जाती है, कमी। समय अंतराल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धारण की गई विषय वस्तु और अभ्यास में समय अंतराल अगर बढ़ जाएगा तो स्मृति क्या हो जाएगी, कम। और अगर समय अंतराल क्या होगा, कम होगा, तो स्मृति क्या हो जाएगी, ज्यादा। ओके, ठीक है। आगे और अपन इस पर बातचीत करेंगे। अब आगे देखिएगा, मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। एक शब्द क्या होता है, विस्मरण। तो क्या बोलोगे, धारण की गई विषय वस्तु को चेतनता में लाकर उपयोग करने में बाधा क्या कहलाएगा, विस्मरण। ओके। अब एक और शब्द मेरे पास होता है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। एक और आपका टॉपिक कौन सा होगा जो आजकल सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, तो क्या बोलोगे, व्यक्तिगत भेद। बोलो क्या बोलोगे, व्यक्तिगत भेद। तो जब मैं ये कहूंगा कि व्यक्तिगत भेद क्या है, तो क्या कहोगे, एक से अधिक बालक बालिकाओं में परस्पर पाया जाने वाला अंतर। बोलो क्या बोलोगे, एक से अधिक बालक बालिकाओं में परस्पर पाया जाने वाला अंतर क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत भेद। एक अच्छे अध्यापक का काम क्या है, व्यक्तिगत भेद को समाप्त करना। बोलो क्या है, व्यक्तिगत भेद को समाप्त करना। एक अच्छा अध्यापक बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले व्यक्तिगत भेद के आधार पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता है। ओके। एक टॉपिक और होता है हमारे पास, उपलब्धि अभिप्रेरण। बोलो क्या होगा, उपलब्धि अभिप्रेरण। अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि उपलब्धि अभिप्रेरण क्या है, तो क्या बोलोगे, एक प्रकार का प्रेरक है। बोलो क्या बोलोगे, एक प्रकार का प्रेरक है
जो व्यक्ति को सफलता की ओर लेकर जाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरण। ठीक, एक शब्द और मेरे पास होता है, वह क्या होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में प्रश्न जहां से आता है, वह क्या? मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन। बोलो क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन। ठीक है, तो देखिएगा मानसिक स्वास्थ्य का अनूठा संबंध होता है किससे? समायोजन से। व्यक्ति समायोजन तभी कर पाएगा जब क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है? वह व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार की चिंता, तनाव, भय, दुख, भगनासा नहीं पाए जाते हैं, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित रखता है, जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट रहता है, वो क्या होगा? मानसिक स्वस्थ होता है। ठीक है, एक और चैप्टर पर अगर अपन बातचीत करेंगे तो वैसे शिक्षण विधियों में भी आता है, और वह क्या होता है? मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। किसी भी कार्य में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा? मूल्यांकन। तो देखिएगा दोस्तों, आज अपन ने बातचीत कर ली है किसके बारे में? साइकोलॉजी का पूरा क्या सिलेबस। ठीक है, और इस पर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सारगर्भित चीजें क्या कर दी, एक बार बता दी है। कल मैं आप लोगों को साइकोलॉजी की विभिन्न शब्दावली के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे शब्द होते हैं ना, अवधान क्या होता है, प्रणोदन क्या होता है, प्रेरक क्या होता है, उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपक और उद्दीपन में परस्पर समीपता क्या है या अंतर क्या है, ऐसे कई पारिभाषिक शब्दावली पर स्कीमा क्या होता है, वीमा क्या होती है ना, इन शब्दों पर अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।